हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डिस्कशन जो रहेगा आपका ये डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलरली एक एनिमल के बारे में बात हो रही है। ये कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे पाया जाता है। उस फॉरेस्ट रिजर्व का हम नाम जान लेते हैं, खदावुर रिजर्व फॉरेस्ट। अभी ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा डिमांड की गई है कि तमिलनाडु का जो खदावुर रिजर्व फॉरेस्ट है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनिमल पाया जाता है जिसका नाम है स्लेंडर लॉरिस। ये आप पिक देख सकते हैं, इसका नाम क्या है? स्लेंडर लॉरिस है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए जो पोचिंग वगैरह देखने को मिलती है, इनका शिकार देखने को मिलता है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकें, इसलिए ये डिमांड उठाई गई है। किसके द्वारा? इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा। सिलेंडर लॉरिसिस जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? इंडिया और श्रीलंका के जो कुछ पार्ट है वहाँ पे पाया जाता है। ये कुछ अपना जो लाइफ का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्पेंड करते हैं? पेड़ों पे बैठते हैं ज़्यादा। ठीक है, ट्रैवल करते हैं कहाँ पे? टॉप ऑफ ब्रांचेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ब्रांचेस जो रहेगी यहाँ पे ये क्या करते हैं? यहाँ पे चलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये जो खाते क्या हैं? ये इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स खाते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, प्लांट्स के जो शूट्स रहते हैं और फ्रूट्स वगैरह इनके द्वारा खाए जाते हैं। पाए कहाँ पे जाते हैं? ट्रॉपिकली रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, शॉप्स फॉरेस्ट, सेमी डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं और स्वैम्प्स। ठीक है, टू स्पीसीज जो है इनकी पाई जाती है सिलेंडर लॉरिस की। ओनली मेंबर ऑफ जीन्स लॉरिस। तो पहले रेड सिलेंडर लॉरिस जिसका साइंटिफिक नाम है लॉरिस टार्डिग्रेडस। ग्रे सिलेंडर लॉरिस लॉरिस लेडी कैरविनस। ओके, और ये IUCN की जो लिस्ट है एंडेंजर कैटेगरी में इसको रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992 का इसमें शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। सिटीज़ अपेंडिक्स सेकेंड में इसको रखा गया है। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे केरला। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कर्नाटका और यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो क्या है? चेन्नई है। ओके, खदावुर जो रेन रिजर्व फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो लोकेटेड कहाँ पे? खरूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में ये पाया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट जो कंसिस्ट करती है यानी कि हिल्स भी पाई जाती है और ड्राई, यहाँ पे डेंस ड्राई एरिया भी पाया जाता है। मेजर जो प्रोटेक्टेड एरियाज है तमिलनाडु में यहाँ पर देख सकते हैं। अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु में ही पाया जाता है। गुंडी नेशनल पार्क, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो काफ़ी बार न्यूज़ में न्यूज़ में कह रही हूँ, एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ठीक है, वीरामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, कक्कराड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्रीविल्लीपुथर सेंचुरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम एक बार याद रखिएगा, रटना नहीं है इसको, एक बार देख लेना। ठीक है, 2-3 बार देखेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हुनर हाट के बारे में बात हो रही है। हुनर हाट क्या है? पर्टिकुलर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो उनकी जो टैलेंट है अपने टैलेंट को शो करने का, अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करने का एक मौका दिया जाता है लोगों को। ठीक है, ताकि इससे जो इन्वायरमेंट बोल रही हूँ, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सके, लोगों की जो रोजी रोटी है वो प्रॉपर वे में चल सके। अभी हम हुनर हाट की बात करें, ये मेगा मिशन है किसका? क्राफ्ट का। ठीक है, जो कल्चर रहता है हमारे इंडिया का, हमारी सोसाइटी का। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जो है माइनॉरिटी अफेयर, तो इनके द्वारा टारगेट सेट किया गया है कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे थ्रू हुनर हाट। ओके, तो 7,50,000 आर्टिस्ट रहेंगे, क्राफ्टमैन रहेंगे थ्रू 75 हुनर हाट। ये 75 क्यों है? क्योंकि हम आज़ादी की 75वीं एनिवर्सरी जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसी का ही पार्ट है 75 हार्ट्स। ठीक है, ऑल्सो 75 अमृत महोत्सव पार्क्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाए जाएंगे, जो वैकेंट वकफ लैंड जो रहेगा अक्रॉस द कंट्री। अंडर वकफ जो तेरा कायती स्कीम है और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंडर इसको सेटअप किया जाएगा। थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो हमारे लोकल जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो उनको पहले क्या करना है? उनको पहले प्रेफरेंस प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है अनदर कंट्रीज़ से वो ख़त्म हो सके, हम एक्सपोर्ट कर सके चीज़ों का, इंपोर्ट जो है वो कम किया जा सके। इससे क्या होगा?
एक तो रोजी रोटी चलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है, लोगों को। तो ऑर्गेनाइज जो है किसके द्वारा करवाया जाता है ये हुनर हाट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अंडर किसके, उस्तद। उस्तद की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो उस्तद किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उस्तद की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। एम क्या रहता है इसका, प्रोवाइड करवाना मार्केट जो एक्सपोजर रहता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसको, आर्टिस्ट को, क्राफ्टमैन को, ट्रेडिशनल जो कलिनरी जो एक्सपर्ट्स रहते हैं। प्रधानमंत्री जो जन विकास कार्यक्रम है इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इसको रिकंस्ट्रक्ट और रीनेम किया गया था। पहले इसका नाम क्या था, मल्टी सेक्टरल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका पहले इसराइल नेम था। इसको चेंज किया गया एज अ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। रिकमेंडेशन किसकी थी, स्टैंडिंग कमेटी की थी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो किसके द्वारा हेड की गई, रमेश बाइस के द्वारा। ओके, तो इनके द्वारा, रमेश बाइस के द्वारा तो रिपोर्ट सबमिट की गई कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इस स्कीम को, जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2018 में, ठीक है। इम्प्लीमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है, कौन से फाइनेंस कमीशन थे उस टाइम, 14th फाइनेंस कमीशन है। अब जो चल रहे हैं जो टाइम ड्यूरेशन है 15th फाइनेंस कमीशन का। 14th फाइनेंस कमीशन कौन थे और 15th फाइनेंस कमीशन कौन है आज के टाइम में, ये आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट जो किया गया, रिमेनिंग पीरियड ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन 31 मार्च 2020, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या रहता है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो एक रहती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यहाँ पे जितना भी फंड रहता है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब रहता है सेंटर और स्टेट जो फंड देंगे ये दोनों मिलके देंगे। क्लियर, आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट है तापस इनिशिएटिव। तापस इनिशिएटिव क्या है, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तापस की फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर एगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। ये वीरेंद्र कुमार जो हैं, जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव को। और ये क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है। ये क्या करेगा, ये सोशल डिफेंस जो है उसको, उससे रिलेटेड जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। वेरियस जो यहाँ पे कोर्सेज रहेंगे इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, वेरियस कोर्सेज रिलेटेड टू जो सोसाइटी में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, इश्यूज देखने को मिलते हैं, उसको कैसे टैकल करना है, उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टडी करवाई जाएगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कोर्स अवेलेबल रहेंगे। ऑनलाइन मीडियम है, ठीक है, वर्क का, एजुकेशन का, जो यानी कि जो पैंडमिक के ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑफलाइन पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए अब ये जो ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म भी ट्रेनिंग फॉर एगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। लॉन्च किसके द्वारा की गई है, मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये मिनिस्ट्री किसके अंडर है, वीरेंद्र कुमार कार्तिक। ये वन डे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, ऑफर जो है यहाँ पे वेरियस कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे फील्ड में, जो सोशल डिफेंस का मतलब क्या रहता है कि जैसे सोसाइटी में जो इश्यूज देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर, वुमेन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इन सब जो इश्यूज को कैसे हमने टैकल करके चलना है वो सोशल डिफेंस की कैटेगरी में आ जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो कैसे प्रोवाइड करवानी है, तो मेन बेसिकली एम यही है। इनिशिएटिव जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस का ये इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे है लॉन्च जो है ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है तापस, ट्रेनिंग फॉर एगुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तो मिनिस्टर्स जो हैं यहाँ पे स्टेट्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे, यानी कि यूनियन मिनिस्टर जो है वीरेंद्र कुमार कार्तिक भी इन्वॉल्व थे, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो भी इन्वॉल्व थे, जो श्री रामदास अठावले और सुश्री प्रतिमा भौमिक। ओके, एंड सेक्रेटरी ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है, श्री आर सुब्रमण्यम। तो आप लोगों को ये याद रखनी है, और कुछ याद मत रखिएगा, बट ये जो फुल फॉर्म है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्टर कौन है, तो किसके द्वारा ये इनिशिएटिव, यानी कि ये बनाया गया किसका इनिशिएटिव है, नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। अब नेशनल इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके चलते, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस क्या है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है। रजिस्टर किसके अंडर है, ये सोसाइटी एक्ट जो है, सोसाइटी एक्ट 19 ऑफ
1860 का जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के अंडर ही आता है। ये सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, सेंटर की ये एडवाइजरी बॉडी है। ये एडवाइस देने का काम करती है, जो सोसाइटी में इश्यूज देखने को मिलते हैं उस इश्यूज़ को कैसे हमने टैकल करके चलना है, ठीक है। तो ये एडवाइस देने का काम करती है सेंटर को। फोर्स किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये सोशल डिफेंस से रिलेटेड जो फील्ड में ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाती है। और ये कोऑर्डिनेट यानी कि एक लिंक बनाने का काम करती है किस किस के बीच में? गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओस रहती हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है। माइनॉरिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो माइनॉरिटीज़ जो हैं, एक सेकंड में पेन जी, ओके, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो हैं, हमारी कंट्री में टोटल कितनी माइनॉरिटीज़ पाई जाती हैं? हमारी कंट्री में टोटल 6 माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। देखो, हिंदूज़ जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, क्लियर। तो जो बाकी जो आपको धर्म वगैरह देखने को मिलते हैं तो वो सारे किस में आ जाएंगे? माइनॉरिटीज़ में। पहले फर्स्ट में कौन सा आएगा? ठीक है, फर्स्ट में क्रिश्चियंस, ठीक है। सेकंड सिख, ओके, सिख, मुस्लिम्स। फोर्थ में आ जाएगा बुद्धिज़्म, फिफ्थ में जैनिज़्म और सिक्स में पारसीज, जिनको हम ज़ोरास्ट्रियंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितनी माइनॉरिटीज़ हमारी? 6 माइनॉरिटीज़ है, क्लियर। अभी ये न्यूज़ में क्यों है ये हम देख लेते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो है रिसेंटली ही दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सेंटर को बोला गया है कि जो वैकेंट जो पोस्टें पड़ी हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ उसको जल्द से जल्द भरा जाए, ठीक है। तो सितंबर 30, 2021 के इनके द्वारा टाइम बोला गया है। 1978 में इसको सेटअप किया गया माइनॉरिटी कमीशन एज, ठीक है, जो पहले स्टार्टिंग में किसके अंडर रखी गई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ठीक है। रेजोल्यूशन लाया गया इनके द्वारा, ओके। 1984 में क्या हुआ? जो माइनॉरिटी कमीशन है उसको डिटैच किया गया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। इसको किसके अंडर रखा गया? न्यूली जो क्रिएटेड मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर रखा गया, ठीक है। एक्सक्लूड किया गया लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज़ हैं फ्रॉम कमीशंस जुरिडिक्शन 1988। 1992 में एनेक्टमेंट किया गया, एक एक्ट लाया गया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 में, याद रखिएगा इसको। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई, क्लियर। तो रीनेम इसको किया गया इसी के चलते, पहले क्या था? माइनॉरिटी कमीशन थी, इसको रीनेम किया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत इसको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बोला गया। 1993 में ये फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन एज ए सेटअप किया गया। पहले जैनिज़्म यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं, जैन्स जो हैं उनको एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाई नहीं किया गया था, बट 2014 में जो है जैन्स को नोटिफाई कर दिया गया एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इसमें कंसिस्ट यानी कि कंपोजिशन जो है एक चेयरमैन, दूसरे वाइस चेयरमैन और 5 अदर मेंबर्स, यानी कि टोटल 7 मेंबर्स की बॉडी ये इनको बोला जाता है, ठीक है। एक चेयरपर्सन हो गया, वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स। आज के टाइम में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन कौन है ये आप बताइएगा, देखिएगा जाके, क्लियर। तो अमंगस जो कम्युनिटीज़ हैं इसके अंडर रखी गई, टोटल 7% जो है वो जो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। टाइम पीरियड अगर देखें, इनका जो टाइम पीरियड रहता है 3 ईयर्स का रहता है, 3 ईयर्स तक ये अपने ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात है, माइनॉरिटी राइट्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 18 दिसंबर को, याद रखिएगा, क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट है सुडोकू पजल, किस किसने खेला है अभी? बड़ी इंटरेस्टिंग गेम रहती है ये, न्यूज़पेपर्स में भी ये देखने को मिलती है आपको गेम, ठीक है। सुडोकू पजल्स जिनके द्वारा क्रिएट किया गया, ये पजल, ये गेम जो जिसके द्वारा बनाई गई, जिनका नाम था माकी काजी, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। तो 69 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई। प्रेसिडेंट रह चुके थे निकोली को लिमिटेड, जो जापानीज़ पजल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये कंपनी थी जापानीज़ जो यानी कि जापान की कंपनी जो पजल जो गेम्स रहती है वो बनाती हैं, ठीक है। तो उसके ये प्रेसिडेंट थे। काजी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, काजी से याद रखिएगा, ठीक है। तो काजी के नाम से ऐसे याद रखिएगा। काजी इस्टेब्लिशमेंट जो किया गया, जो काजी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, जापान का फर्स्ट पजल मैगजीन जिसका नाम था पजल तुशुहिन निकोली, ठीक है।
तो 1980 में। और मोस्ट लेजेंडरी जो क्रिएशन था इनका सुडोको 1983 में इनके द्वारा ये सुडोको गेम जो है वो बनाई गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोगों को ये याद रखना है। तो अगर जापान की बात करें, ये हमारी कंट्री इंडिया, तो यहाँ पे आपको जापान देखने को, यहाँ पे चाइना, मंगोलिया, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अगर जापान की बात करें तो इसकी जापान की कैपिटल टोक्यो, अभी टोक्यो ओलंपिक्स आपको देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, फिलीपीन सी है, क्लियर, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोस्टक, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ईस्ट चाइना सी जो है, और यहाँ पे इसके नीचे साउथ चाइना सी आपको देखने को मिलेगा, जो चाइना जो है वो कंट्रोल करके रखना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हकाइंडे हिचिलेमा। हिकाइंडे हिचिलेमा थोड़ा टफ नाम है, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस थे, यानी कि अब प्रेसिडेंट होंगे जाम्बिया के, ठीक है। जाम्बिया प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है इनके द्वारा जीते गए हैं 2021 के। तो आपको इतना याद रखना है, और पर्टिकुलरली आपको कंट्री याद रखनी है, ये हमारी इंडिया। यहाँ पे क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको जाम्बिया कंट्री देखने को मिलती है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी कंट्री से होके गुजरती है। कौन कौन सी स्टेट से होके गुजरती है प्लीज़ बताइएगा मेरे को, तो इम्पोर्टेंट है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है, ठीक है। नॉर्थ साउथ अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से। इक्वेटर जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इक्वेटर साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, और यहाँ पे जो इंडोनेशिया वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ से होके गुजरती है ये लाइन। जाम्बिया की अगर हम बात करें तो जाम्बिया की जो कैपिटल है वो क्या है, लुसाका है, ठीक है। जाम्बिया को जो कंट्री टच करती है वो है तंजानिया, मालावी, मोजाम्बिक्यू, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, नाम्बिया, अंगोला, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और तंजानिया, ये जो कंट्रीज है इसको टच करते हो। ये लैंडलॉक कंट्री है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। और ये सोर्स ऑफ द कोंगो रिपब्लिक यहाँ पे देख सकते हैं। लेक्स आपको देखनी है, लेक मेवरू यहाँ से होके गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेक देखने को मिलती है, क्लियर। तो जैम्बेजी रिवर जो है यहाँ पे पाई जाती है। लेक खरीबा, जोमेंजी रिवर, ठीक है। तो ये आपको लेक्स भी एक बार देखनी है, तो क्लियर है इतना। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कोंकण 2021। तो एक्सरसाइज कोंकण जो है ये कौन सी कंट्री के साथ है हमारी? ये एक मैरी टाइम एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है। ये इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इंडियन नेवल शिप जो है टैबर, तो ये कहाँ पे पहुंची? इंग्लैंड में पहुंची, इंग्लैंड का जो पोर्ट्समाउथ था, ठीक है। तो एनुअल बाइलेटरल ड्रिल एक्सरसाइज है कोंकण 2021, और ये किस किस के बिटवीन में होती है? ये इंडियन नेवी और ब्रिटेन रॉयल नेवी के बिटवीन ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। और 2004 से हम लोग ये एक्सरसाइज जो है इंग्लैंड के साथ जो प्रैक्टिस है वो देखने को मिलती है, क्लियर। अगर एक्सरसाइज कोंकण की अगर हम बात करें, मैरीटाइम सिक्योरिटी में की इसमें बात की जाती है, कैसे हमने डिफेंस जो पार्टनरशिप है वो क्लोज लेके आनी है, नेवी जो है उसको कैसे आगे मॉडर्नाइजेशन करना है उसका, क्लियर। ये सारी इसमें चीज़ें डिस्कस की गई, और जो एम है इसका ये भी है, ठीक है। 12 शिप, 2 सबमरीन्स, 30+ एयरक्राफ्ट, ठीक है, 4500 पर्सनल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये है हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एफआई इंडेक्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। डिटेल्स जो है रिलेटेड टू बैंकिंग से रिलेटेड जो डिटेल्स है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड पेंशन सेक्टर जो है, इस सब चीज़ों का एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो रेंज जो है बिटवीन 0 to 100 तक इसमें जो वैल्यू है वो देखने को मिलती है। 3 पैरामीटर के आधार पर ये इंडेक्स रेडी किया जाता है, एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी जो है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, वन डे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है? वो है आरबीआई। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीपेड पेमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि पीपीआई जिसको बोलते हैं, इसमें जो कंपाउंडेंट एनुअल ग्रोथ रेट CAGR जिसको बोला जाता है 53% रही है 4 ईयर में, क्लियर।
तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इतना ये आपको माइंड में थोड़ी थोड़ी इसके बारे में पता होना चाहिए। 15 करोड़ जो है डेली एवरेज डिजिटल ट्रांसैक्शंस देखने को मिलती है। पेमेंट सिस्टम जो है डिजिटली जो हम पेमेंट करते हैं, 15 करोड़ ये डेली एवरेज डिजिटल ट्रांजैक्शन देखने को मिली है। अगर जून 21 की अगर बात करें तो 4.5 लाख करोड़ जो है डेली वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसीड की जाती है। 280 करोड़ जो है टोटल ट्रांजैक्शन 280 करोड़ देखने को मिलती है ऑफ यूपीआई प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है। 43 करोड़ जो है प्रधानमंत्री जो जेडीवाई अकाउंट जो होल्डर्स हैं, ठीक है। 55% वुमेन्स इसमें इंक्लूडेड है इस अकाउंट होल्डर में, ठीक है। नेक्स्ट है 5.5 लाख करोड़ जो अमाउंट है डिजिटली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, डीबीटी जिसको हम बोलते हैं, अक्रॉस जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम जो है जो फाइनेंशियल ईयर 21 के हिसाब से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा इस लेक्चर से रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।